कभी कभी ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर किसी इंसान के पास एक ऐसा दिमाग हो जो गणित के सबसे उलझे हुए सवालों को सुलझा सके और एक ऐसा संवेदनशील दिल हो जो सैकड़ों भावुक अशार लिख सके। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका अहम या कह लें कि ईवो इतना शून्य हो कि वो अपनी पूरी जिंदगी खुद की किताबें छपवाने के बजाय दूसरों की गजलों की व्याकरण सुधारने में लगा दे। मतलब अमूमन हम किसी शख्सियत की कामयाबी को एक तय पैमाने से नापते हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर यही देखते हैं कि इमारत कितनी ऊंची है, बाहर से कितनी चमकदार है। हाँ। मतलब उस इंसान की कितनी किताबें बाजार में आईं, उसे कितने बड़े मंच मिले। लेकिन आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं, वहां ये इंची टेप काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। वहां इमारत की ऊंचाई नहीं, बल्कि जमीन के अंदर जो जड़ें हैं ना, उनकी गहराई देखनी पड़ती है। सही कहा। और ऐसी शख्सियतों को समझना, उनके जीवन की गहराई में उतरना, किसी शांत नदी में उतरने जैसा है, जहां सतह को देखकर आप गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, क्योंकि इतिहास अक्सर शोर मचाने वालों को याद रखता है, लेकिन जो लोग चुपचाप पूरी की पूरी तहजीब को, एक संस्कृति को अपने कंधों पर उठाते हैं, उनकी कहानियां पन्नों में कहीं दब जाती हैं। तो चलिए आज इस गहन चर्चा में उसी दबी हुई लेकिन बेहद मजबूत कहानी की कुछ परतें खोलते हैं। बिल्कुल, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। और आज की इस चर्चा का जो आधार है, वो हमारे पास एक बहुत ही ताज़ा और ऐतिहासिक दस्तावेज है। मतलब जनवरी 2026 में प्रकाशित एक किताब। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर का तीसरा खंड। हाँ, और इसके लेखक हैं जनाब सरफराज अहमद आसी यूसुफपुरी। और इसे दिल्ली के संकल्प प्रकाशन ने छापा है। मतलब अगर हम इसके विमोचन की बात करें। हाँ, वो 25 जनवरी 2026 को गाजीपुर में हुआ था। मशहूर शायर मासूम राश्ती ने इसका विमोचन किया था। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब महज कुछ पन्ने नहीं है, ये एक छोटे से इलाके के पूरे 200 साल के साहित्यिक इतिहास का एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है। एक टाइम कैप्सूल, बिल्कुल। और इस शानदार इतिहास के एक बहुत ही खास लेकिन खामोश पन्ने पर आज हमारा ध्यान है। एक ऐसी आवाज जिसने कभी खुद को साबित करने का शोर नहीं मचाया, लेकिन जिसका असर उस पूरे साहित्यिक माहौल पर बहुत गहरा पड़ा। हम बात कर रहे हैं सैयद आबिद हाशमी की, जिन्हें साहित्य की दुनिया प्यार से आबिद सलेमपुरी के नाम से जानती है। आबिद सलेमपुरी। हाँ, और इनकी जिंदगी महज कुछ गजलें लिख देने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने इल्म, अदब और अरूज, मतलब ज्ञान, साहित्य और काव्य शास्त्र, इन तीनों को अपने जीवन के सबसे कड़े इम्तिहानों के बीच जिंदा रखा। और यहाँ जो पहलू सबसे ज्यादा हैरान करता है वो यह है कि कोई व्यक्ति कैसे अपने व्यक्तिगत दुखों को, अपने रोजमर्रा के इतने भारी संघर्ष को कड़वाहट में बदलने के बजाय एक साहित्यिक रोशनी में बदल देता है। हाँ, रोशनी में बदल देता है। उन्होंने अपने दर्द से कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उससे एक चिराग रोशन किया। तो चलिए सफर की शुरुआत उनकी जड़ों से करते हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1958 को हुआ, उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर का ऐतिहासिक गांव सलेमपुर, जो यूसुफपुर मोहम्मदाबाद कस्बे में आता है। और उनके वालिद सैयद अबू नजर हाशमी, नजर सलेमपुरी, और वालिदा शौकत आरा, शौकत सलेमपुरी। अगर इस परिवार के माहौल को समझना होना तो मैं इसे एक साहित्यिक ग्रीन हाउस कहूंगा। अरे वाह, साहित्यिक ग्रीन हाउस, ये बहुत ही सटीक उपमा है। है ना? मतलब एक ऐसा घर जहां शायरी कोई बाहर से सीखा हुआ शौक नहीं था, बल्कि घर में बोली जाने वाली मातृभाषा जैसी थी। बिल्कुल, एक ऐसा उपजाऊ माहौल जहां किताबें, कविताएं और बौद्धिक चर्चाएं बस दिनचर्या का हिस्सा थीं। और इसका असर भी साफ दिखता है। उनके बड़े भाई सैयद मंजर हाशमी, जो बाद में पाकिस्तान चले गए, उनका एक मुकम्मल काव्य संग्रह अरमगाने आयना के नाम से प्रकाशित हुआ। और उनके वालिद ने भी उस दौर की राजनीति और विचारधाराओं पर एक किताब लिखी थी। हाँ, किताबचाए इस्राइल, जो कि एक साम्यवाद विरोधी यानी एक एंटी कम्युनिस्ट किताब थी। और देखिए, यहाँ ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, कि हम केवल मूल स्रोत में दी गई ऐतिहासिक जानकारी साझा कर रहे हैं। हम या ये चर्चा किसी भी राजनीतिक विचारधारा का ना तो समर्थन कर रही है और न ही विरोध। हमारा मकसद सिर्फ उस घर के वैचारिक माहौल को समझना है। और ये संदर्भ इसलिए अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि आबिद साहब का बचपन किस तरह की बहसों के बीच गुजरा, जहां दुनिया भर की विचारधाराओं पर खुलकर बात होती थी। लेकिन यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम आबिद साहब की पढ़ाई लिखाई को देखते हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU से पढ़ाई की। जी,
वहां से MA, BEd और DBA किया। लेकिन उनकी दिलचस्पी सिर्फ उर्दू साहित्य तक सीमित नहीं थी। उनका झुकाव अंग्रेजी और गणित, जी हाँ, मैथ्स में भी उतना ही गहरा था। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। देखिए, एक तरफ शायरी है जो जज्बातों और कल्पनाओं की उड़ान है, हाँ, और दूसरी तरफ गणित है जो ठोस नियमों, सूत्रों और तर्कों पर चलता है। इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है? देखिए, ऊपर से देखने पर ये दोनों चीजें बहुत अलग लगती हैं, लेकिन अगर हम उर्दू शायरी के विज्ञान में गहराई से उतरें, अच्छा, खासकर अरूज में, जिसे हम काव्य शास्त्र या पोएटिक मीटर कहते हैं, तो वो पूरी तरह से एक गणितीय तार्किक संरचना पर टिका है। अरूज असल में शब्दों का गणित ही तो है। शब्दों का गणित, ये थोड़ा भारी हो गया, इसे थोड़ा खोलकर समझाइए। हमारे श्रोता इसे कैसे समझें? हाँ, मैं बताती हूँ। देखिए, जब कोई शायर गजल कहता है तो वो केवल शब्द नहीं जोड़ता। हर शब्द का एक वजन होता है, उसकी मात्राओं की गिनती होती है। एक खास लय, जिसे बाहर कहते हैं, उसमें शब्दों को ऐसे पिरोना होता है कि अगर एक भी मात्रा इधर से उधर हुई तो वो शेर तकनीकी रूप से गलत हो जाता है, उसे खारिज मान लिया जाता है। अरे बाप रे! बिल्कुल। रदीफ और काफिया का अनुशासन, मात्राओं का गिरना या उठना, ये सब एकदम अलजेब्रा के समीकरण की तरह काम करता है। अच्छा, तो गणित की इसी तार्किक समझ ने आबिद साहब को एक आम शायर से उठाकर अरूज का उस्ताद बना दिया। बिल्कुल। उनके दिमाग का गणितीय हिस्सा उनकी शायरी के मीटर को संतुलित रखता था और संवेदनशील हिस्सा उसमें भावनाएं भरता था। ये वाकई एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब वो शायरी लिखते वक्त केवल जज्बात नहीं बहा रहे थे, बल्कि शब्दों का बीज गणित सुलझा रहे थे। सही कहा। और इल्म और अदब का ये मिला जुला रूप ही उनकी सही तरबियत का कारण बना। 1989 में उन्होंने एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में शुरुआत की और फिर 2009 में वो प्रिंसिपल बन गए। जी, एक बहुत ही सफल पेशेवर जिंदगी। फिर 2021 में वो AOMI कॉलेज वाराणसी से प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। और रिटायरमेंट के बाद बनारस में ही कचहरी के पास बस गए। लेकिन उनका दिल बनारस में नहीं लगा। हाँ, शरीर भले ही बनारस के शहरी माहौल में आ गया हो, पर दिल हमेशा अपने गांव सलेमपुर में ही धड़कता रहा। उनके ही एक शेर में इस जुड़ाव को बहुत खूबसूरती से बयां किया गया है। हाँ, वो शेर स्रोत में दिया है। गो के तू अहले बनारस में भी अब मशहूर है, तेरे रूहे फन का मस्कन अब भी यूसुफपुर है। क्या बात है! मतलब आप बनारस के निवासियों में कितने भी मशहूर हो जाएं, आपकी कला की आत्मा का घर तो वो छोटा सा गांव ही है। बिल्कुल। अब यहाँ मेरे मन में एक सीधा सा सवाल आता है। पूछिए। स्रोत बताता है कि आबिद साहब ने 11वीं कक्षा से ही शायरी शुरू कर दी थी और उन्होंने सब कुछ लिखा। हमद, नात, गजलें, मसनवी, उर्दू की हर विधा पर उनकी पकड़ थी। लेकिन अगर वो इतने बड़े शायर हैं, तो अप्रैल 2025 में छपी एक लंबी नज्म की किताब शहनाज लाला रुख के अलावा उनका कोई मुकम्मल काव्य संग्रह अब तक क्यों नहीं छपा? ये बहुत वाजिब सवाल है। है ना? बताया गया है कि उनके पास 150 से ज्यादा नोहे और ढेरों गजलें छपने के इंतजार में हैं। क्या वो परफेक्शनिस्ट हैं या कोई और बात है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि आबिद साहब का मकसद खुद को चमकाना कभी था ही नहीं। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपना वक्त अपनी किताबें छपवाने पर नहीं, बल्कि दूसरों को संवारने में लगाया। मतलब खुद छपने के बजाय दूसरों को सुधारा। बिल्कुल। उनके 3 दर्जन से ज्यादा शागिर्द हैं, जिनमें युवा भी हैं और बुजुर्ग भी। उन्होंने 15 से ज्यादा किताबों की समालोचना की है, दर्जनों किताबों की अरूजी गलतियां सुधारी हैं। अरे वाह! और फन शायरी पर उनकी किताब लगभग मुकम्मल होने वाली है। ये उनका उस्तादी मिजाज दिखाता है। वो एक ऐसे शिक्षक हैं जो कागज पर नहीं, अपने छात्रों के जहन में अपनी विरासत छोड़ रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन अब हम पेशेवर जिंदगी की सफलताओं से निकलकर उनकी निजी जिंदगी के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो बहुत कड़ा है। हाँ, वो हिस्सा जो हमें उनकी रूहानी शायरी की असली वजह बताता है। शुरूत में जो जानकारी है वो बहुत तल्ख और भावुक है। आबिद साहब को इकलौता बेटा पिछले 20 सालों से अस्वस्थ होकर बिस्तर पर है। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। 20 साल! जब किसी पिता का इकलौता बेटा 2 दशक से बिस्तर पर हो तो कलम से स्याही नहीं, आंसू निकलने चाहिए। बिल्कुल। और उनकी पत्नी शकीला बानो, जो खुद एक सरकारी शिक्षिका हैं, वो इस परिवार की रीढ़ बनकर खड़ी रहीं। और इतनी मुश्किलों के बावजूद इस परिवार ने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं मानी। एक बेटा उजैर आबिद और 3 बेटियां आमिना, सोबिया और मुंतशा, सभी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। किताब में इस परिवार को खुद एक चलती फिरती तालीमी तहरीक कहा गया है।
तालीमी तहरीक मतलब एक एजुकेशनल मूवमेंट, ये शब्द दिखाता है कि तालीम उनके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सर्वाइवल का एक तंत्र बन गई थी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इतने बड़े मानसिक तनाव में कोई इंसान शायरी में इतना रियाज कैसे कर सकता है। देखिए, यही वो दर्द की भट्टी है जिससे गुजरकर उनकी शायरी में वो दार्शनिक और रूहानी रंग आया। उनके पसंदीदा शायर अल्लामा इकबाल रहे हैं, जो उनके आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत भी हैं। इसके अलावा जिगर मुरादाबादी और साहिर लुधियानवी को भी वो पसंद करते हैं। तो उन्होंने अपने दर्द को अफसोस नहीं बनने दिया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपने निजी गम को शिकवा बनाने के बजाय उसे एक सामाजिक चेतना में बदल दिया। उनके कुछ अशार स्रोत में हैं जो इस संघर्ष को बहुत साफ दिखाते हैं। जैसे ये शेर सुनिए, है सर्द शब मेरे कमरे की धूप में बैठो, मैं आज एक नया सूरज तराश लाया हूं। बहुत ही उम्दा। मतलब हालात जब हर तरफ से सर्द और नाउमीदी भरे हों, तब अपने हौसले से एक नया सूरज गढ़ लेना। हाँ, हार न मानने की सबसे खूबसूरत जिद है। एक पिता अपने परिवार को दिलासा दे रहा है कि मैंने एक अपना सूरज तराश लिया है। बिल्कुल। और एक और शेर है जो इंसान के अकेलेपन पर गहरी चोट करता है। शुक्रिया घर से मुझे कब्र में लाने वालों, अब यहां से मैं अकेला ही चला जाऊंगा। इसमें देखिए कोई चीख नहीं है, कोई रोना नहीं है, बस एक ठहराव है। और इस ठहराव के पीछे एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रतीक है। स्रोत में एक पंक्ति का जिक्र है, करबला आज भी मजलूम का सर मांगती है। हाँ, मैं इसी पर आने वाला था। करबला का जिक्र, एक ऐतिहासिक घटना उनके निजी दर्द से कैसे जुड़ती है। देखिए, उर्दू साहित्य में करबला जुल्म के खिलाफ डटे रहने और सबसे बड़ी सार्वभौमिक पीड़ा का प्रतीक है। आबिद साहब ने क्या किया? उन्होंने अपने बेटे की उस बीमारी के दर्द को अपने रोजमर्रा के गम को करबला जैसी मजलूमियत से जोड़ दिया। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि आजमाइश हर दौर में होती है। हाँ, जब आप अपने दुख को इतने बड़े फलक पे ले जाते हैं ना, तो वो शिकायत नहीं रहता, वो एक दार्शनिक ताकत बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, और शायद उनकी इसी त्याग और कला को समाज ने इतनी इज्जत दी। बिल्कुल, उनकी सेवाओं के लिए उन्हें बेशुमार सम्मान मिले हैं। अगर हम साहित्यिक सम्मान की बात करें तो उस्ताद सुखन, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक पुरस्कार, अंजुमन अंसारिया की तरफ से 2025 का अनीस व दबीर लाइफ टाइम अचीवमेंट, और इसके साथ ही अजीज गाजीपुरी सम्मान 2014 और यूपी उर्दू अकादमी सम्मान भी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। ये कोई आम बात नहीं है कि एक ही शख्स को उर्दू शायरी का भी लाइफ टाइम अचीवमेंट मिले और शिक्षा विभाग से बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिले। बिल्कुल, यूपी प्रधानाचार्य परिषद और माध्यमिक शिक्षक संघ ने उन्हें सम्मानित किया। शेरवानी कंपनी द्वारा बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। और सबसे बड़ी बात, एएमयू से उन्हें अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर की मानद उपाधि भी दी गई। हाँ, ये दोनों मोर्चों पर इस स्तर की मान्यता मिलना एक दुर्लभ उपलब्धि है। वो बीएचयू में फिराक गोरखपुरी सेमिनार में सक्रिय रहे, आकाशवाणी महामूरगंज में सहभागिता की, और 2015 से 2025 तक दरियापुर और चंदौली के ऑल इंडिया मुशायरों की सदारत यानी अध्यक्षता भी की। तो अगर हम इस पूरी शख्सियत को समेटें तो वो सिर्फ एक शायर या लेखक नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक दार्शनिक और सच्चे इंसान हैं। उनकी जिंदगी ये बताती है कि शायरी महज कल्पना या ख्याल नहीं है, वो तालीम, तजर्बा और तहजीब का केंद्र है। उनके बारे में एक लाइन बहुत सटीक बैठती है, इल्म है मगर दिखावा नहीं, गम है मगर शिकवा नहीं। बहुत खूब। उनकी खामोशी और उनके अल्फाज दोनों ही उनके हालात और हौसले की गवाही देते हैं। आबिद सलेमपुरी अपने आप में एक अदबी दस्तावेज हैं। बिल्कुल सहमत हूँ। आज हमने सरफराज अहमद आसी साहब की किताब के जरिए यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के एक 200 साल पुराने साहित्यिक इकोसिस्टम की एक झलक देखी। और ये बहुत जरूरी था। लेकिन चलते चलते ये चर्चा एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। वो क्या? ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस शोर शराबे वाले दौर में इस दुनिया के न जाने कितने छोटे छोटे कस्बों और गांवों में ऐसे ही गुमनाम अदबी गौहर मौजूद होंगे जो बिना किसी सोशल मीडिया या प्रचार के काम कर रहे हैं। हाँ, चुपचाप अपनी तहजीब और भाषा की पूरी विरासत को अपने कंधों पर ढो रहे हैं। क्या हम सच में अपने आसपास छिपी ऐसी अजीम शख्सियतों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, या हम सिर्फ बाहर से चमकती हुई इमारतें देखने में व्यस्त हैं? ये सोचने वाली बात है। अभी आप सुन रहे थे सरफराज अहमद आसी की पुस्तक यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर में छपे एक लेख पर विशेष चर्चा। इसी तरह के और भी बहुत सारे पॉडकास्ट सुनने के लिए आप AI अल्फाज ऑडियो म्यूजिकल चैनल को सब्सक्राइब करें।